नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कलाम जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा और कौन कर पाएगा। दर्शकों, हम सभी सपने देखते हैं, लेकिन हम में से बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी इस अंक में जो अतिथि हमारे साथ है, उन्होंने भी ऐसा ही एक सपना देखा था कि वो हमारे देश के जाने माने कलाकार अमिताभ बच्चन जी से मिलेंगी और कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठेंगी, और उन्होंने उस सपने को पूरा भी किया। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की अतिथि और कौन बनेगा करोड़पति की सीजन 16 की पार्टिसिपेंट डॉक्टर शोभिका श्री जी से। नमस्कार शोभिका जी। नमस्कार। आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आपको आपकी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई भी है। थैंक यू सो मच। दर्शकों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि शोभिका जी पेशे से एक बहुत ही सफल डॉक्टर भी है। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं हमारी डॉक्टर शोभिका जी की इस कौन बनेगा करोड़पति की सफ़र के बारे में। तो शोभिका जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें अपने और अपने परिवारजनों के बारे में कुछ बताएं। मैं यहीं पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की एक रेसिडेंट हूँ। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ जी। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में है, मिस्टर विनु कुमार। मेरी मदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर है, सजिता। मेरी सिस्टर कीर्तिका, वो स्टूडेंट है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर नितिन शाक्य, वो भी पोर्ट ब्लेयर एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर है। और इसके अलावा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे नाना नानी भी मेरे साथ रहते, और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दिल्ली में रहते, जिनके साथ मैं करंटली अभी रह रही हूँ अपने जॉब की वजह से। जी वाह। और अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो वो आपने कहाँ से पूरी की? मैंने अपनी स्कूलिंग पोर्ट ब्लेयर से ही कंप्लीट की है। कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था। अच्छा, और आप डॉक्टर भी है, तो मैम आपकी जो मेडिसिन की पढ़ाई थी वो कहाँ से हुई? मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की फर्स्ट बैच की MBBS कंप्लीट किया है मैंने। तो मैं एनएम्स की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ, वहाँ से मैंने अपनी MBBS कंप्लीट किया है। जी। तो डॉक्टर शोभिका, ये जो डॉक्टर बनने का जो डिसीजन है, ये आपने कब और कैसे लिया? क्या था जिसने आपको डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट किया? मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेटर रहे हैं बचपन से ही। दोनों मेरे मदर एंड फादर सर्विस सेक्टर में ही काम किए हैं। मम्मी मेरी टीचर थी, फादर मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो वो दोनों को मैंने बचपन से देखा है कि वो समाज की सेवा करते हैं। तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी ऐसा एक सर्विस सेक्टर में जाऊं जिससे जो प्रोफेशन मुझे अच्छा भी लगे और मैं लोगों की सर्विस भी दे सकूं। और इसमें मेन रोल मेरे फादर और मदर की ही है, जिन्होंने बचपन से मुझे बताया था कि डॉक्टरी एक नोबल प्रोफेशन है। तो उसमें कितना रिस्पेक्ट मिलता है, हम कितने इंटरैक्ट कर सकते हैं पेशेंट से, एक पेशेंट को आप डिजीज से ट्रीट कर सकते हैं। तो यही इंस्पिरेशन था, यही मोटिवेशन था जिससे मैं एक डॉक्टर बन पाई हूँ। जी। तो डॉक्टर शोभिका, ये जो कौन बनेगा करोड़पति है, तो हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, काफ़ी पुराना शो है, तो हम देखते ज़रूर है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि मुझे भी उस हॉट सीट पर बैठना है, पार्टिसिपेट करना है। तो ये थॉट आपके मन में कैसे आया कि मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ? बचपन से, जैसे आपने कहा, हम सभी कौन बनेगा करोड़पति देखते ही आए। इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ज़रूर दिखाते हैं कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि वो सिर्फ एक शो नहीं, उसमें एजुकेशन भी मिलता है। तो हम भी देखते आए हैं बचपन से, लेकिन उस टाइम क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट लगते थे, उतने आते भी नहीं थे बचपन में जब हम आंसर भी करते थे घर बैठे बैठे। लेकिन लास्ट ईयर जब कौन बनेगा करोड़पति का सीज़न आया था टेलीविज़न में, तो मैं रेगुलरली देखा करती थी, और जितने क्वेश्चंस आते थे वो मुझे काफ़ी हद तक उसके आंसर्स पता भी थे। तो जब इस साल उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, क्या पता हो जाए, और किस्मत ने साथ दिया, मेहनत ने साथ दिया, तो वो पॉसिबल भी हो पाया। अच्छा, तो जब ये न्यूज़ आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हो चुकी है, और उसके बाद जब आपने इस न्यूज़ को अपने फैमिली के साथ शेयर किया, तो उनका रिएक्शन कैसे था कि इतने बड़े शो में आपका चयन हो गया है और आप वहाँ पार्टिसिपेट करने वाली थी, तो वो रिएक्शन कैसा रहा? सभी का रिएक्शन बहुत ही अलग और बहुत ही एक्साइटमेंट, सरप्राइज, खुशी, इमोशंस वाला हुआ था। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया था, वो एक मीटिंग में थे, लेकिन उन्होंने तुरंत कॉल अटेंड किया, और उनको जैसे ही मैंने बताया वो काफ़ी एक्साइटेड हुए, काफ़ी खुश हुए।
फिर मैंने अपने सिस्टर को बताया, वो तो इतनी एक्साइटेड हुई कि वो शोर मचाने लग गई। अच्छा। घर पे सबको बताने लग गई कि कॉल आ गया, कॉल आ गया, कौन बनेगा करोड़पति से कॉल आ गया। तो पहले विश्वास भी नहीं होता था, जैसे ऑडिशन के लिए भी जब मुझे कॉल आया था तो कभी कभी होता है कि ऐसे जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के नाम से लोगों को स्कैम भी किया जाता है, तो मेरे को लगा कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने डिटेल्स बताए, एक एक कहाँ पे होगा, लोकेशन कब होगा, शूट डेट्स, सारी चीज़ें जब बताए तब मेरे को क्लियर हो गया था कि नहीं, ये कोई स्कैम नहीं, ये एक्चुअली उनका कॉल है और मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। अच्छा, तो जैसे हमें लगता है कि कॉल आ गया है और मतलब हम जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सफ़र इतना आसान भी नहीं होता है। तो उसके बारे में भी ज़रा हमें बताएं कि ये सफ़र कैसा रहा, रजिस्ट्रेशन से लेकर हॉट सीट तक बैठने की वो जो आपकी जर्नी थी, आपका अनुभव था, इन सारी चीज़ों पर भी हमें ज़रा जानकारी दें। सफ़र काफ़ी अलग सा था, काफ़ी डिफरेंट था। एक्चुअली स्टार्ट हुआ जैसे आपने कहा रजिस्ट्रेशन से, जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। तो रजिस्ट्रेशन में ऐसे होता था कि हर दिन एक क्वेश्चन आता था रात को 9 बजे टेलीविज़न में, जो हमारे डिनर टाइम भी हुआ करता था जी। तो उसमें जब क्वेश्चंस आते थे तो उसे हमें ऐप से आंसर देना होता था। तो मैं रेगुलरली एवरी डे, जो एक 10 to 15 डेज का क्वेश्चंस आते थे, तो मैंने एवरी डे क्वेश्चन आंसर किया था कि ये आंसर्स पता है मुझे। तो मैंने रजिस्ट्रेशन, वो एक्चुअली राउंड 1 था, राउंड 1 था रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको एवरीडे 24 आवर्स का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो उसको मैंने रेगुलरली आंसर किया। उसके बाद आफ्टर 1 या 2 वीक्स मुझे एक कॉल आया था, जो IVR कॉल होता है, उसमें 3 और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वो कॉल में पूछते हैं। तो मैंने उसके भी सही आंसर दिए थे। फिर आफ्टर 1 वीक मेरे को ये कॉल आया कि आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए भी, जो 3rd राउंड ऑफ KBC है, उसमें भी आप सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ग्राउंड ऑडिशन मेरा दिल्ली में था, एक स्कूल में थी। तो वहाँ पे हमें पहुँचना था सुबह 7 बजे जो रजिस्टर करने के लिए, लेकिन वहाँ पे सुबह 4 बजे से लाइन लग गई थी। अच्छा। और मैं भी वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 o'clock तक पहुँच गई थी, क्योंकि ये पता था कि जितना लेट जाएंगे उतना लेट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो ग्राउंड ऑडिशन 2 पार्ट में हुआ था। फर्स्ट हाफ जो मॉर्निंग आवर्स में हुई थी, उसमें MCQ क्वेश्चंस थे, जो बहुत ही वेरीड क्वेश्चंस थे। उसमें स्पोर्ट्स भी थे, साइंस के भी क्वेश्चंस थे, पॉलिटी, एवरीथिंग, सारी चीज़ों के क्वेश्चंस थे। और उसमें भी जो सेलेक्ट होते वो एक कट ऑफ फिक्स करते। वो कट ऑफ में जो क्वालिफाई होते हैं उनका फिर उसी दिन सेकेंड हाफ में इंटरव्यू होता है। तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था और मैं MCQ राउंड भी क्लियर करके मेरा इंटरव्यू वाला राउंड था। तो इंटरव्यू वाला राउंड बहुत, पहले तो इंटरव्यू से सभी थोड़ा डरते ही है कि कैसे होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। उसमें उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मेरे फैमिली के बारे में पूछे। अंडमान निकोबार आइलैंड से उनको बहुत इंटरेस्ट था क्वेश्चंस का कि यहाँ से बहुत कम लोग आते हैं, तो ऐसे ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें उनको पता थी, जैसे हमारे जैसे फेमस आइलैंड्स हैं उनके बारे में उनको पता थी, हैवलॉक वगैरह के बारे में, लेकिन वो और जानना चाहते थे कि आप तो वहीं की पली बड़ी हो, तो आपको अनएक्सप्लोर्ड जगहों के बारे में पता होगा। तो ये चीज़ें भी मैंने उनको बताई। फिर मेरे फैमिली के बारे में पूछे, मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछे, जो मैं जहाँ पे अभी पोस्टेड हूँ, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा। और लास्ट में उन्होंने मेरे से जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस पूछे। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स to 30 मिनट्स का हुआ था। तो मैं सेटिस्फाइड थी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था जी। और फिर उसके बाद अराउंड 3 वीक्स लगा। ये उन्होंने बताया था कि आपको अक्टूबर तक कभी भी कॉल आ सकता है। तो हमारा ये था कि होप्स भी है, थोड़ा सा टेंशन भी है कि कब तक आएगा, लेकिन जुलाई मिड तक कॉल आ गया था कि आपका फाइनल राउंड ऑफ कौन बनेगा करोड़पति, जो कि फास्टेस्ट फिंगर राउंड है वो कहते हैं। अच्छा। फिर जो फास्टेस्ट फिंगर राउंड से जब आप उसमें भी सेलेक्ट होते, तभी आपको वो लकी चेयर हॉट सीट में पहुंचने का मौका मिलता है। जी जी। तो डॉक्टर शोविका, हमने देखा कि आपने जो आपका प्रोग्राम हम सबने देखा, तो उसमें जो है क्वेश्चन आंसर्स के अलावा भी आपके और बच्चन जी के साथ में बहुत इंटरेक्शन हुए, काफ़ी बातचीत हुई। और जैसे आपने कहा कि उनका एक अलग इंटरेस्ट था अंडमान के बारे में जानने का, तो अंडमान से लेकर जुड़ी क्या क्या चर्चा आप दोनों के बीच में हुई थी?
अमिताभ बच्चन सर का पहला स्टेटमेंट जैसे उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन किया था, उनका यही था कि आप इतनी खूबसूरत जगह से आती हो। वो खुद भी आ चुके हैं अंडमान निकोबार। अच्छा। तो उन्होंने ये बोला कि आप इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत जगह से आए हो। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बताइए आपका पर्सपेक्टिव क्या है। तो मैंने बताया कि इतना कल्चरली डाइवर्स जगह है हमारा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है पोर्ट ब्लेयर, कि हर रिलीजन के, हर लैंग्वेज से, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सारे कल्चर्स यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। ऐसे भी नहीं कि अलग अलग रहते, सब एकजुट होके यूनिटी इन डाइवर्सिटी में रहते हैं। और फिर उन्होंने पूछा यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होता है, सी एक्टिविटीज़, उसमें से आपने क्या क्या किया। तो मैंने बताया स्कूबा डाइविंग किया है, स्नॉर्कलिंग। वो बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत क्यूरियस थे ये सब जानने के लिए। फिर उन्होंने ये भी पूछा इसको काला पानी क्यों कहा जाता है। अच्छा। तो उनके कुछ मिसकंसेप्शंस थे जो मैंने अपनी तरफ से उनको क्लियर किया। फिर उनको हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में जानने के लिए काफ़ी उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने ये भी पूछा जो हमारी सेंटिनलीज ग्रुप ऑफ ट्राइबल ग्रुप है वो क्यों इतने सेक्लूडेड रहते हैं, उनसे क्यों लोग डरते हैं। फिर उनको बताना पड़ा कि नहीं, उनसे डरना नहीं है, वो क्योंकि इतने सेक्लूडेड रहते हैं तो अगर वो नॉर्मल बाकी लोगों से इंटरेक्ट भी करेंगे तो मे बी उनका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो रेसिस्ट भी कर पाए। तो ये सब जब उनको बताए वो बहुत खुश हुए। वो बोल रहे थे कि बाहर मेनलैंड में तो बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे जो ट्राइबल्स है वो काफ़ी डेंजरस है। तो उनको बहुत क्लियरली मैंने समझाया नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग्स ही है, बट वो थोड़े से अपने अलग कल्चरल उसमें रहते हैं। तो हम भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसको रेस्पेक्ट करता है और उनको उस हिसाब से रहने को देता है। जी। डॉक्टर शुभिका, वैसे तो हम जानते हैं कि अमिताभ जी बहुत ही सहज, बहुत ही जेंटल इंसान है, लेकिन आप उनके साथ, उनके सामने बैठी थी, पर्सनली आपने उनसे बातचीत की, तो कैसा लगा उनका व्यक्तित्व, कैसे है वो इंसान एज अ पर्सन? जैसे हम सबको पता अमिताभ बच्चन एक लेजेंडरी, एक सुपरस्टार है जी। तो जैसे ही सर का एंट्री हुआ, जैसे हम टीवी में देखते हैं कि वो दौड़ के आते, तो वही सेम एंट्री था उनका। फर्स्ट डे जब मैं वो फास्टेस्ट फिंगर राउंड वाले जो चेयर्स में बैठी हुई थी तो सर वैसे ही दौड़ के आए, म्यूजिक बज रहा था, पूरा माहौल ही चेंज हो गया था। क्लैप्स हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, सारी चीज़ें, ऑडियंस बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और मेरी धड़कनें भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, हाथ कांपने भी लग गई थी। जो फर्स्ट फास्टेस्ट फिंगर राउंड था वो भी मेरे से गलत हो गया था, क्योंकि उनको देख के लग नहीं रहा था कि इतने बड़े सुपरस्टार से हम इतने पास से मिल रहे हैं। उनको देख के, उनका आवाज़ सुन के घबराहट पहला दिन तो हुआ था, वो मैं छुपाऊंगी नहीं, थोड़ा सा डर लगा था। लेकिन फर्स्ट डे मेरा चांस आया नहीं था हॉट सीट में आने का। तो सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ, तब तक उनको थोड़ा देख देख के यूज्ड टू हो गए थे और समझ आया कि नहीं, वो डरने की कोई बात ही नहीं है। वो इतने बड़े सुपरस्टार ज़रूर है, इतने बड़े लेजेंडरी है, लेकिन वो बहुत ही हम्बल। जब मैं हॉट सीट में भी आई तो जैसे वो कुर्सी को पकड़ के बैठाते हैं फीमेल कंटेस्टेंट्स को, तो उन्होंने मुझे भी वैसे बैठाया। फिर उनका पहला क्वेश्चन ये था कि क्या मैं आपको डॉक्टर साहिबा बुला सकता हूँ। तो वो इतने कंफर्टेबली बात करते हैं कि आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि कोई अनजान या कोई बहुत बड़े सुपरस्टार है जिनसे आप बात नहीं कर सकते। वो माहौल इतना कंफर्टेबल बना देते हैं, इतने सिंपल और हम्बल इंसान है कि आप बहुत कंफर्टेबली उनसे बातें कर सकते हैं। जी। तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऐसे एक्सपीरियंस शायद वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा रहा ये। जी। तो डॉक्टर शुभिका, ये तो हम भी जानते हैं कि जो केबीसी में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत आसान नहीं होते, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जिसके लिए प्रिपरेशन की भी अगर हम बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हमें करने की ज़रूरत होती है। तो वो आपका प्रिपरेशन टाइम कैसा था, क्या क्या आपने तैयारी की थी, किस तरह का वहाँ में अनुभव मिला आपको, उसके बारे में भी हमें ज़रा बताएं। तो जैसे आपने बोला, क्वेश्चंस जैसे हम टीवी में बैठ के देखते हैं या एज एन ऑडियंस बैठ के देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सारा क्वेश्चन सही है, हम तो आंसर दे ही सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा कुछ खो नहीं रहा है। जैसे हम टीवी में बैठ के घर पे बैठ के टीवी में देखते हैं तो हम आंसर्स दे देते हैं, लेकिन जब वो हॉट सीट में बैठते हैं तो किसी कंटेस्टेंट ने कभी उसको गरम कुर्सी भी कहा था, तो एक्चुअली वो गरम कुर्सी है। वहाँ बैठते हैं तो थोड़ा सा डर और एंग्जाइटी तो होता ही है। तो वहाँ पे भी जब मैं बैठी थी, सिंपल भी क्वेश्चंस जब आ रहे थे तो थोड़ा सा डर लगता था कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं मैं गलत जवाब ना दे दूं, क्योंकि गलत जवाब दोगे तो या तो सीधा नीचे गिर जाएंगे या तो आउट हो जाएंगे। अच्छा। तो इस चीज़ का डर ज़रूर था, लेकिन मैंने
ट्राई किया जितना हद तक हो सके आंसर्स देने का। और प्रिपरेशन की जो बात है, मेरा एक डेली बेसिस लास्ट 1 ईयर से मैंने न्यूज़पेपर को मैं फॉलो करते आई हूँ। न्यूज़पेपर रीडिंग मुझे अच्छा लगता है, तो उस वजह से मेरे करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक कवर हो जाती थी। लेकिन क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से थी तो मेरा हिस्ट्री, स्पोर्ट्स और पॉलिटी वाला पार्ट थोड़ा सा वीक था। तो जैसे ही मेरा सेकेंड राउंड क्लियर होने के बाद ऑडिशन के लिए कॉल आया था, तो मैंने थोड़ा सोर्सेस यूज़ किया था, जिससे जैसे कि हिस्ट्री के लिए, माइथोलॉजी के लिए और स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे वीकर सेक्शंस हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के। करंट अफेयर्स तो मैं जो न्यूज़पेपर फॉलो कर रही थी उसी को मैंने कंटिन्यू किया, और बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स मुझे वीक लगता था उसके लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाले थे। अच्छा, और परिवार का कैसा सपोर्ट रहा है ये जो प्रिपरेशन के टाइम में, क्योंकि आपके फैमिली में भी सब बहुत अच्छे, बहुत हाईली स्कॉलर्स हैं, तो उनसे कितनी मदद आपको मिली है? बहुत हेल्पफुल थे। जब भी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे फैमिली सब पोर्ट ब्लेयर में रहते, तो हमारा मैक्सिमम वीडियो कॉल या कॉल पे बात होती है, तो सभी वीडियो कॉल में बात करते तो सबका अपना अपने तरफ से एक एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन का आंसर दो, इस टॉपिक को पढ़ लेना। वो भी न्यूज़ मेरे लिए, मेरे फैमिली वाले भी न्यूज़ देखने लग गए, मेरे लिए वो भी प्रिपेयर करने लग गए, कहीं मेरा कुछ छूट गया तो वो हेल्प कर दे। मेरे हस्बैंड हर दिन डेली हमारा ये हो जाता था 1-2 घंटे का जस्ट हम डिस्कस करते थे टॉपिक्स को। वो मुझे बताते थे ये टॉपिक पढ़ लेना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें जो उन्होंने पहले पढ़ी हुई थी उसको भी मुझे बताते थे। तो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड की बहुत बहुत सपोर्ट थी इस पूरे जर्नी में। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैं हॉट सीट में थी, बैठी हुई थी, मेरी पूरी फैमिली भी वहाँ पे थी। तो एज माई कंपेनियन मैंने अपने हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरी सिस्टर, पूरे 6 लोग थे। सभी वहाँ पे अमिताभ सर से भी मिल पाए और मुझे हॉट सीट पे बैठा हुआ देखे और मुझे खेलते हुए देखे। जी। तो जैसे आपने बताया कि जो है, जब हम जाते, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस तो हो ही जाती है। हॉट सीट पर बैठे हैं, सामने अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं, सही जवाब देना है और सबकी नज़रें भी आपके ऊपर है कि क्या कर रही है, कहाँ तक पहुँच रही है। तो उस मोमेंट में कितना ज़्यादा प्रेशर हो गया था और उसे आपने किस तरह से कंट्रोल किया था? प्रेशर तो बहुत था, मतलब झूठ तो नहीं बोलना है कि नहीं था, प्रेशर तो थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बैठते हैं, जैसे आपने कहा, सबकी नज़र आप ही के ऊपर होती है, इतने सारे कैमराज होते हैं। एक्चुअली हमारा उतना वो यूज टू नहीं होता, इतने लाइट्स, इतने साउंड्स, इतने कैमराज, तो वो भी एक नर्वसनेस का एक फैक्टर हो गया था कि ऊपर से भी कैमरा, साइड से भी कैमरा, वहाँ पे कोई बता रहा है क्रू मेंबर कि ऐसे करना है, वैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं, तो वो भी एक नर्वसनेस का फैक्टर था। सेकेंड नर्वसनेस का ये था कि क्वेश्चंस, जो सिंपल क्वेश्चंस होते थे उसमें भी आंसर देने से पहले थोड़ा सा डाउट लगता था कि कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए, कहीं मैं आता हुआ आंसर मैं गलत ना दे दूं, तो वो चीज़ होता था। लेकिन जब भी आंसर देना होता था मैं ऐसे झटके से या फटाफट से नहीं देती थी, अपना टाइम लेती थी। एक तो वो टाइमर चलता होता है, एक 45 सेकेंड्स का होता है, एक 60 सेकेंड्स का, तो आपका टाइम लिमिट भी कम हो जाता है, तो उसमें भी विद इन वो टाइम फ्रेम आपको आंसर देना है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड आप आंसर दे दो। थोड़ा सा सारे ऑप्शंस को देख लेती थी मैं, समझ लेती थी, फिर आराम से आंसर देती थी ताकि कोई जल्दबाजी ना हो। कोई जल्दबाजी में गलती हो जाए तो ये एक टाइम का चांस है, तो मैं उसमें कुछ गलती अपनी तरफ से नहीं करना चाहती थी। तो मैंने अपने आप को सेल्फ बिलीव जो कहते हैं उसके बेसिस में मैंने उस नर्वसनेस को टैकल करने का कोशिश किया था। अच्छा, और आपने बहुत जल्दबाजी नहीं की थी, आपने क्वेश्चन को समझा, समय लिया, खुद को समय दिया, फिर आपने आंसर किया था। जी। तो डॉक्टर शर्मिका, आज तो आप बहुत से बच्चों के लिए उदाहरण बन गई होंगी जो इस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं, वो आपको देखकर ज़रूर इंस्पायर भी हो रहे होंगे। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वहाँ तक पहुँचना सरल है, कठिन है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? मैं अब हमारे अंडमान निकोबार के जितने बच्चे हैं, इवन बच्चे नहीं बड़े भी, क्योंकि जब मैं ऑडिशन में गई थी मैं खुद हैरान थी, वहाँ पे सिर्फ ये बच्चे नहीं थे, यंग पीपल नहीं थे, वहाँ पे 60+ के भी कंटेस्टेंट्स आए हुए थे। तो मेरे लिए ऐसा, मैं सोच रही थी कि यहाँ पे तो सिर्फ जैसे बाकी इंटरव्यूज में होता है आप एक एज ग्रुप ऑफ पीपल को ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 18 ईयर्स से लेके 60-70 ईयर्स के तक के लोग भी थे। तो अगर कौन बनेगा करोड़पति में किसी को भी जाने का अगर
इच्छा है तो ये नहीं कि आपका एज क्रॉस हो गया, ऐसे भी नहीं सोचना है। यूथ के लिए, एवरी एज ग्रुप के लिए मैं यही कहूँगी कि कोशिश करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बस सोच ले कि नहीं ये नहीं होगा, ये थॉट अपने दिमाग से हटाना है और ट्राई करके देखना है। अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो भी कोई नुकसान नहीं है, हमने कोशिश तो की थी। तो मैं यही बोलूँगी कि एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में हमारा ओवरऑल बहुत चीज़ें हम सीख जाते हैं। नेशनल लेवल में क्या हो रहा है, हमारे सिटी में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, तो इससे आपको काफ़ी हद तक बहुत नॉलेज मिल जाता है। तो न्यूज़पेपर पढ़िए या जो भी सोर्स आपको अच्छा लगता है, जिसको पढ़ना पसंद है, टीवी में देख ले न्यूज़, और कोशिश करना चाहिए। और सिर्फ केबीसी नहीं, ऐसे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो कोशिश करिए, अगर नहीं कोशिश करोगे तो कभी नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है। जी। तो मैम, यहाँ आपने जो एक बात कही कि न्यूज़पेपर पढ़ने की जो आदत है वो सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम आजकल देखते हैं सोशल मीडिया आ गया है, हाथ में फ़ोन है, पढ़ाई का टाइम किसी के पास नहीं है। बट एक काफ़ी अच्छी बात आपने आज हम सबको बताई कि ये जो एक आदत है, कुछ समय हमें जो है न्यूज़पेपर क्या हो रहा है उस पर हमें स्पेंड करना चाहिए, जानना चाहिए। तो मैम, अगला सवाल ये रहेगा कि आप एज अ डॉक्टर अपने फील्ड में बहुत सारी अचीवमेंट्स कर रही है, बहुत अच्छी काम कर रही है, और साथ ही साथ आउट ऑफ योर फील्ड भी आप इतनी तरह की चीज़ें कर रही है, इतना कुछ आपने अभी हासिल किया है। तो आप इन सब का श्रेय या हम कहें क्रेडिट किसे देती है, किसे आप अपना रोल मॉडल मानती है? रोल मॉडल मैं अपने पेरेंट्स को मानती हूँ। पेरेंट्स मैं बचपन से उनको देखा है कि वो, जैसे मैंने बताया, दोनों सर्विस सेक्टर में, तो वो सर्विस में बिलीव करते हैं, और वो साथ साथ हमारे भी पढ़ाई, मेरी और मेरी सिस्टर की भी पढ़ाई के लिए हमेशा फुल 100% देते हैं। तो मैं यही बिलीव करती हूँ कि अपना सर्विस देना चाहिए। उनको ही मैंने देखा है, उन्होंने वो रीडिंग का हैबिट जो आजकल, जैसे आपने बोला, बच्चों में थोड़ा सा कम हो गया सोशल मीडिया और टेलीविज़न की वजह से, तो हमारा वो बैलेंस में रहता था कि हम एंटरटेनमेंट भी हमारा हो जाता था और साथ साथ रीडिंग हैबिट। मेरी मदर हर वेकेशन में हमारे लिए बुक्स ले आती थी, कुछ ना कुछ जो हमें, और वो इंटरेस्ट हमारा बचपन से आ गया था कि सिर्फ करिकुलम से ही नहीं पढ़ना है चीज़ें, हमें आउट ऑफ करिकुलम भी कुछ चीज़ें पढ़ना चाहिए, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है। अगर आप नॉलेज गेन करोगे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी लाइफ में वो यूज़ ज़रूर आएगा। तो उनको मैं अपने मदर और फादर को रोल मॉडल मानूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से ही, पढ़ाई करते हुए मुझे खुशी होती है, तो उसके लिए उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। जी। तो इसके बाद हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे हम सबके जीवन में ऐसा कोई एक थॉट होता है, कोई विचार या कोई व्यक्तित्व होता है जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, या अपने पूरे लाइफ में हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो क्या ऐसे कोई आपके जीवन में भी कोई ऐसा विचार हो या कोई ऐसी पर्सनालिटी हो जिनसे आप इंस्पिरेशंस लेती है, और जो आपको प्रोफेशनली कहे या आपको पर्सनल लेवल में कहे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित या फिर इंस्पायर करते हैं? ये मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर जो करते हैं वो मेरे हस्बैंड करते हैं। उनको मैंने देखा है, वो मुझे जैसे आइडल से लगते हैं कि वो खुद डॉक्टर थे, तो वो अदर देन मेडिकल फील्ड भी उनका काफ़ी हद तक हर चीज़ में नॉलेज है। उनसे हिस्ट्री का भी कुछ पूछ लेती हूँ मैं, दुनिया में क्या होता है, सारी चीज़ें उनको पता रहती है। तो वो एक्चुअली मुझे बताते थे, ये न्यूज़पेपर पढ़ने का जो हैबिट भी है मेरी, जो अभी लास्ट 1 ईयर से वो एवरीडे का हो गया कि एक नॉर्मल चीज़ है न्यूज़पेपर पढ़ना, वो भी मैंने उनसे ही सीखा है। क्योंकि हम जब डिस्कस करते, बात करते, तो उनकी जो नॉलेज है सोसाइटी को लेके, हर एक सब्जेक्ट को लेके, वो काफ़ी वास्ट है। तो मैं उनको काफ़ी देख के सीखना पसंद करती हूँ, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर भी होती हूँ, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हम सारी चीज़ें बात करते हैं कि सोसाइटी में भी क्या होता है। तो वो मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, और उनका ये है कि वो सिर्फ अपने फील्ड में नहीं, वो ओवरऑल होलिस्टिक वे में सारी चीज़ों का उनका पास नॉलेज है। तो मैं भी चाहती हूँ कि सिर्फ अपना मेडिकल फील्ड में ही नहीं, मैं भी अपना जो नॉलेज है वो वास्ट कर सकूं, और सारी फील्ड्स में कुछ ना कुछ एक बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए।
जी मैम, हम सब जो है अपने अपने वर्क प्लेस में कई बार इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या फिर इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि हमें खुद को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लगता है या फिर बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है। आप डॉक्टर है तो आपको बहुत से लोगों के साथ, जैसे आपने कहा कि इंटरैक्ट करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, तो कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो जाता है, और अगर ऐसा होता है तो उससे आप किस तरह से मैनेज करती है, कैसे उसको टैकल करती है, खुद को काम एंड कंपोज रखती है? तो जैसे हर प्रोफेशन में, सिर्फ मेरे प्रोफेशन में नहीं, सारे लोगों के प्रोफेशन में स्ट्रेस फैक्टर्स होते ही है, लेकिन ये कि आपको अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, आपको स्ट्रेस को अपने ऊपर ओवर पार करने नहीं देना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैक्सिमम टाइम जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, तो मैं अपने फैमिली से बात करती हूँ, उनसे डिस्कस करती हूँ, या ना भी डिस्कस करूँ उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं डिनर पे चले जाते हैं। तो जब मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे सबके लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फैमिली ही है। तो वर्क प्रेशर तो सबके लाइफ में होते हैं, वर्क स्ट्रेस भी सबके लाइफ में होते हैं, लेकिन वो इतना ओवर पार नहीं होना कि आप परेशान हो जाए, आप स्ट्रेस में हो जाए, आपका लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ हैम्पर होने लग जाए। मेन खुशी तो आप अपने फैमिली के साथ बिताने के टाइम ही होता है। तो मेरे लिए जब मैं बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ या ऐसे कोई सिचुएशन होता है तो मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ या उनसे कॉल पे बात कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी खुशी मेरी फैमिली है, तो बाकी जो स्ट्रेस है वो मुझे नहीं अफेक्ट कर सकती है। जी, जैसे हमें बताया कि बचपन से ही आपको पढ़ने का बड़ा शौक रहा है, तो आपने काफ़ी किताबें पढ़ी होंगी और अभी जो केबीसी के दौरान भी आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी होगी, बहुत प्रिपरेशन किया होगा। तो आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में क्या लगता है कि ऐसे कोई 3 किताब जो हम सबको कभी ना कभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिससे हमें कहीं ना कहीं किसी तरह से ग्रोथ ज़रूर मिल सकता है, तो ऐसे कौन से 3 किताब होंगे? मैं एक्चुअली 3 किताब की जगह 3 सोर्सेज के बारे में बोलना चाहूँगी जी, क्योंकि अभी जैसे डिजिटल वर्ल्ड भी हो चुका है काफ़ी। तो जैसे मैं न्यूज़पेपर भी आपको बता रही हूँ, मैं फिजिकल न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं ई न्यूज़पेपर्स ही पढ़ती हूँ, क्योंकि ये हो जाता है न्यूज़पेपर, जैसे आपको पता है अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में न्यूज़पेपर्स आते भी काफ़ी लेट है, सुबह वो फ्लाइट से आते हैं तो लेट मिलते। तो मैंने उसी टाइम से ई न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था। वो फ़ोन में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, टैब में कर सकते हैं। तो वो सुबह 6 o'clock को बराबर न्यूज़पेपर आ जाती थी मेरे टैब में, तो मैं वो फॉलो करती थी। तो 3 सोर्सेस मेरे हिसाब से ये होगा। पहला जो मैंने बोला था, न्यूज़पेपर कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज जैसे मैंने बताया सिटी, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल सारी नॉलेज तो आपको मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, आपका लैंग्वेज अच्छा हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी लिखने की जो हैबिट है, जब आप पढ़ोगे तभी आप अच्छे अच्छे वर्ड से लिख सकोगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग बच्चों को करनी चाहिए, एक मस्ट हैबिट बननी चाहिए। सेकंड मैं सोर्स बोलूँगी बुक्स आप जनरल नॉलेज के बुक्स पढ़ सकते हैं, ईयरली कंपाइल्ड जनरल नॉलेज के बुक्स आते हैं, वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि हर इंसान का अलग इंटरेस्ट होता है, किसी को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, किसी को मेडिसिन में इंटरेस्ट होगा, किसी को हिस्ट्री में। तो एक स्पेसिफिक एक बुक मैं नहीं बोल सकूंगी, क्योंकि वो बुक सिर्फ शायद मेरा फेवरेट होगा, लेकिन आप अपने इंडिविजुअली आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर बुक को सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ सकते हो। और तीसरा सोर्स मैं बोलूँगी इंटरनेट ने मेरी बहुत हेल्प की है इस पूरे केबीसी की जर्नी में, क्योंकि जो केबीसी में क्वेश्चंस भी पूछते हैं वो कभी कभी जस्ट 1 वीक पहले के क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूज़ में दिखाया जाता है। अच्छा। तो वो आपको बुक्स में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बुक्स तो अपडेट होने टाइम लगता है, क्योंकि आप बुक शायद जनवरी में लिए होंगे लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहे जुलाई का। तो इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज़ आप कर सकते हो। जो गूगल है उसमें आप कुछ भी टॉपिक टाइप कर दो, आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। यूट्यूब का मैंने बहुत यूज़ किया था, उसमें इतने सारे करंट अफेयर्स के पेजेस हैं जो मुझे खुद भी नहीं पता था, जो इस जर्नी के दौरान मैंने एक्सप्लोर किया, लेकिन काफ़ी अच्छे कंटेंट्स हैं। लेकिन आपको कंटेंट्स को अगर आपको डाउट लगता है तो आप उसको क्रॉस चेक करने गूगल भी यूज़ कर सकते हो। और पोर्ट ब्लेयर में आज के दिन में इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो हमें इंटरनेट का अच्छे से यूज़ करनी चाहिए अपनी पढ़ाई में। तो न्यूज़पेपर, बुक्स और इंटरनेट, ये 3 सोर्सेस मैं कहूँगी कि लोगों को ये 3 सोर्सेस से ही अपना पूरा उनका होलिस्टिक
नॉलेज उनको मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अंत में जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे यंग जनरेशन को एक संदेश दें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो माता पिता है या फिर जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका एक माइंडसेट ये रहता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। उनको किसी हॉबीज़ के लिए उतना प्रेरित नहीं करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं, या उनको अदर देन पढ़ाई कोई और एंटरटेनमेंट के लिए भी उनको अलाउ नहीं करते। काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है। तो इसके चलते आप जो है आज हमारे जो यंग जनरेशन है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यंग जनरेशन को ये बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स जब बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ये है पहली बात समझना चाहिए कि वो हमारे नुकसान के लिए नहीं बोल रहे, वो हमारे गलत के लिए नहीं बोल रहे। तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और रही बात एंटरटेनमेंट और हॉबीज़ की, तो आप एंटरटेनमेंट और हॉबीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, उसको एज अ रिवॉर्ड आप समझ सकते हो। जैसे आपको अगर बोला जाए कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन वो 2 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा आप अपना हॉबी कर सकते हैं, या 1 घंटा आप अपना फेवरेट टेलीविजन शो देख सकते हैं, तो वो आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो आप उसमें और एफिशिएंटली पढ़ोगे वो 2 घंटा। लेकिन जैसे आप पूरा 4-5 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन बेदिल से पढ़ रहे हो, तब तो पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप वो 2 घंटा एफिशिएंटली पढ़ोगे इस उम्मीद से कि आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपका हॉबी या आपका एंटरटेनमेंट होगा, तो उसमें आपका लाइफ बैलेंस रहेगा, आपका पढ़ाई भी काफ़ी अच्छा होगा और आपका हॉबी और एंटरटेनमेंट भी फुलफिल होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि आप पढ़ाई तो ज़रूर करिए, और साथ साथ आपके स्पोर्ट्स में जो हॉबी है या कोई आर्ट एंड कल्चर में कोई हॉबी है तो उसको भी परस्यू ज़रूर करिए। जी, तो डॉक्टर शोभिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने यहाँ पर आप आई और आपने जो है अपने इस सफ़र के बारे में हम सबको बताया, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। तो इन सारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी हमारी एक मुलाकात में डॉक्टर शोभिका श्री जी के साथ बातचीत। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और आगे आने वाले अंकों के साथ भी जुड़े रहिएगा। तो अब आप हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।